हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन कुमार एंड देखो बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे, उससे आगे हमारा टॉपिक है द बायोट सावर्ट्स का। इसको आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। बायोट सावर्ट्स को समझने से पहले एक बात आप क्लियर कीजिए कि हमने एक पोस्टेड एक्सपेरिमेंट किया था और उस पोस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने एक बात देखी थी, क्या थी कि देखो, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा था। और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप भी एक, अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो लगातार एक सर्कुलर लूप्स में जनरेट हो रहा था। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा था, वो एक सर्कुलर लूप्स में डेवलप हो रहा था। तो जो आपका बायोट सावर्ट्स लॉ है वो क्या एक्सप्लेन करता है, क्या बोलता है, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ये आपको जो x एंड y जो शो हो रहा है व्हाइट बोर्ड पर, ये आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। एंड सपोज I अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सेगमेंट। जो आपका xy कंडक्टर है, इससे I करंट फ्लो हो रहा है एंड द डायरेक्शन ऑफ I करंट साफ आपको दिखाई दे रही है। x से एंटर करते हुए y की साइड एस्केप आउट हो रहा है। अब सपोज करो हमें क्या करना है अभी, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी p पॉइंट पर ड्यू टू दिस xy करंट कैरिंग कंडक्टर। आपके इस xy करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण p पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दैट इज dB, दैट इज dB। P पॉइंट पर आपको dB निकालना है, dB एंड पॉइंट P पॉइंट पर आपको dB की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या होगा, अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो XY करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे सपोज करो एक सेगमेंट हमने यहाँ से यहाँ का लेंगे, एक सेगमेंट सपोज को यहाँ से यहाँ का लेंगे, एक सेगमेंट यहाँ से यहाँ का लेंगे। छोटे छोटे सेगमेंट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे और इंडिविजुअल एक सेगमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी ना, उन वैल्यूज को हर एक सेगमेंट की वैल्यू को ऐड कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। वो टोटल आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड dB की वैल्यू आ जाएगी एट पॉइंट। आई थिंक क्लियर होगा। क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूँ। देखो, हमें कुछ भी नहीं करना, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ ने क्या किया, तो करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण हमें क्या करना है, हमें पहले बार आपका जो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट उसमें रीड कर चुके हैं कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो हमें जस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है एट पॉइंट P। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन जो राइज होता है वो ये होता है कि हमें टोटल XY पूरा जो कंप्लीट कंडक्टर है, इस XY कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए जस्ट हमने क्या किया है, एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया इस कंडक्टर का, जिसको मैंने नाम दिया है यहाँ पर dl। ये देखो dl, ये dl एक सेगमेंट है किसका, करंट कैरिंग कंडक्टर का ही सेगमेंट है। और सपोज करो यहाँ पर अगर मैं dl सेगमेंट में करंट की बात करता हूँ कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इन सेगमेंट dl, जो आपका dl सेगमेंट है इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट किस साइड होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका जो करंट की डायरेक्शन x टू y है तो जो आपका यहाँ पर idl है, idl, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ इसको, idl है, I is the current and dl is the segment of this conductor। idl के जो सेगमेंट है उसमें भी करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी, मींस ये वाली डायरेक्शन सेम रहेगी। जिस साइड आपका करंट का फ्लो रहेगा सेगमेंट में, सेम उसी साइड आपका टोटल कंडक्टर का फ्लो रहेगा करंट का, दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। अब अगर मैं बात इसकी करता हूँ idl की, idl, तो हम इसको बोल सकते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोल सकते हैं, करंट सेगमेंट के एलिमेंट।
ठीक है, प्रॉपर डीएल की लेंथ थी, उस डीएल लेंथ के अंदर आपका आई करंट फ्लो कर रहा था, इसलिए मैंने इसको करंट एलिमेंट बोल दिया है। अब एक बात देखिए आप यहाँ पर, मैंने जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है और एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस मैंने इसकी पी पॉइंट की जो पोजीशन है वो मैंने आर वेक्टर से शो कर दी है। आर पोजीशन वेक्टर, आर पोजीशन वेक्टर से मैंने आपका जो पी पॉइंट है इसकी पोजीशन को क्लियर कर दिया। कहां से? फ्रॉम द पॉइंट के फ्रॉम द सेगमेंट डीएल। एक बात क्लियर कर लीजिए, जो यहाँ पर पी पॉइंट की डिस्टेंस डीएल सेगमेंट से रहेगी वो इसके सेंटर से रहेगी, बिल्कुल सेंटर से, ना कि आप इस एंड पॉइंट से स्टार्ट करोगे या स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करोगे, डिस्टेंस को सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करोगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर को शो कर दिया हमने। अब एक बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, देखिए जो आपका एंगल है, द एंगल बिटवीन करंट कैरिंग डायरेक्शंस ऑफ सेगमेंट, जो आपका करंट कैरिंग डायरेक्शन है इसकी, आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी डायरेक्शन और जो आपका पोजीशन वेक्टर है दैट डिनोट्स दैट शोज द पोजीशन ऑफ पॉइंट P, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। अब क्या बोलता है ये देखो, अब जो आपका बायो साउंड्स लाइक बोलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा एट पॉइंट P, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, या आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, उनको अब डिस्कस करेंगे। तो देखो अगर यहाँ पर हम कंप्लीट आपका करंट कैरी कंडक्टर यहाँ पर लेते तो यहाँ पर मैं B शो करता है इसको, बट हमने स्मॉल सेगमेंट लिया है, इस स्मॉल सेगमेंट के कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज dB, वो dB आएगा, एक स्मॉल अमाउंट आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैंने यहाँ पे इसको dB से शो कर दिया है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जिसको मैंने dB से शो किया है, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? देखो फर्स्ट बोलता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा करंट के, I के, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इट मींस जो I करंट यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है, अगर हम इसके अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो dB भी आपका क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ऑब्वियस सी बात है, करंट का अमाउंट को बढ़ाएंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। हमने ओवरस्टेड एक्सपेरिमेंट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको, जो आपका ओवरस्टेड एक्सपेरिमेंट था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उस दौरान क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब दूसरा बोलता है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल सेगमेंट ऑफ लेंथ dl। ये जो dl स्मॉल सेगमेंट था इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। इट मींस अगर हम सेगमेंट के लेंथ को इंक्रीज करते हैं then again magnetic field will also increase। क्लियर? दो हो चुके हैं। अब थर्ड देखो, it will follow inverse square law। inverse square law को फॉलो करेगा, क्या करेगा कि जो डिस्टेंस है बिटवीन आपका जो डीएल सेगमेंट टू पॉइंट P, इसका ये स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मींस समझते हो, एक टर्म आपकी इंक्रीज होगी तो वो डबल रेशियो में दूसरी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर में है। तो यहाँ पर आपका देखो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, ये चार ऐसे फैक्टर्स आ चुके हैं जिनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि अपने मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। अब इन चारों इक्वेशंस को नाउ वी हैव टू कंबाइन फोर इक्वेशंस, और दीज इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, dB यहाँ पर आ गया था, और यहाँ पर आपका जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट था मैंने एज इसको मेंटेन रखा है, देन I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। क्लियर? कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने और इक्वेशंस को कंबाइन किया यहाँ पर। बाय कंबाइनिंग ऑल अबव इक्वेशंस वी हैव dB प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना है, अब हमें इसे कितना करना है कि जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट था, जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन था, इसकी जगह पर क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। दैट इज आल्सो नोन एज मैग्नेटोस्टैटिक्स कांस्टेंट। दैट इज आल्सो नोन एज, मैं यहां लिख देता हूं इधर की साइड, मैग्नेटोस्टैटिक्स कांस्टेंट। इसको आप मैग्नेटोस्टैटिक्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इसके बाद हमने k की वैल्यू को जस्ट पुट कर दिया है, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई। आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, इसको कुछ आपको सिमिलरिटीज भी दिखाई दे रही होंगी विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
अब हमने क्या किया है, जस्ट dv के आगे वैल्यू पुट कर दिया, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 pi आई df sin थीटा बाय r स्क्वायर, एंड इसको आगे बढ़ा दिया है। फिर हमने क्या किया है, पोजीशन वेक्टर था, उसके बाद इसको वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए क्या कर दिया है, आपका जो आपका कैट वेक्टर है यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई करने के बाद sin थीटा है, क्रॉस प्रोडक्ट ले आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेके हमने क्या किया, i को हमने बाहर ले आए, अंदर क्या बच गया आपका r एंड dr, ठीक है, क्या कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया sin थीटा को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई इन वेक्टर फॉर्म, dv that is equal to mu naught I by 4 pi and cross product of r vector and as well as dl segment and divide by r cube, ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ चुका है। अगर मैं डायरेक्शन और एंगल की बात करता हूं तो आपको ये बता देता हूं, यहां से आपको साफ दिखाई दे रहा है, हमने किस टर्म में लिया है, साइन लिया है। अगर सपोज करो इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें अगर डायरेक्शन ऑफ करंट की मैं बात करता हूं, इसको मैं एकदम अलाइन कर देता हूं P पॉइंट की साइड, यानी ये जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज करो ये बिल्कुल इसके साथ अलाइन हो जाता है, यानी एंगल थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां पर क्या वैल्यू आएगी, sin 0 होती है। तो अगर मैं dv की बात करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं, तो मैंने यहां पर लिखा था ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, तो अगर मैं यहां पर करंट की डायरेक्शन इसके अलाइन कर देता हूं, तो बिल्कुल क्लियर कर लो, यहां पर जो आपकी dv की वैल्यू आएगी 0 आएगी। मैक्सिमम कब आएगी, जब आपका यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर और जो आपके करंट की डायरेक्शन है यहाँ पर 90 डिग्री एंगल होगी, sin 90 पे मैक्सिमम होता है, ऐसा होता है। क्लियर है, ये तो था आपका थीटा का कांसेप्ट था। दूसरा बात, अगर मैं पोजीशन की बात करता हूँ तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, जो P पॉइंट को, P वेक्टर को जो शो कर रहा है, P पॉइंट को दैट इज द R पोजीशन वेक्टर शो कर रहा है। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्शन ऑफ dv, डायरेक्शन ऑफ dv की बात करता हूं, तो डायरेक्शन ऑफ dv यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी एट पॉइंट p, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है। राइट हैंड थंब रूल तो आपको पता ही है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। इसको राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना। आपका अगर मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, p पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालना है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। कुछ भी मत करो, आपके जो कर्व फिंगर्स होंगे दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो आपका थंब होगा दैट गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो जनरली आपको मैं बता देता हूं परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स आएगा। अगर मैं इनकी बात करता हूं आर ओ डी राइट हैंड थंब रूल से आप डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लोगे। तो टोटल ओवरऑल लास्ट में जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जो आपका बायोट सावर्ट्स लॉ में डिस्कस किया है अभी, ये क्या सिग्निफाई करता है, हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करना है उसके लिए हमने बायोट सावर्ट्स लॉ का यूज किया है। एंड अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज dv, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो हमने 4 इक्वेशन से शो कर लिया है। आज के लिए इतना ही। हेलो एवरीवन, देखो बच्चा आज का टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कोई करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे निकालेंगे हम। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसमें हमने क्या किया था, एक हमने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था, उसका कोई लिटिल सेगमेंट, एक स्मॉल सेगमेंट dl लेकर उसके कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी v की वैल्यू फाइंड आउट की थी, और जिसको हमने बायोट सावर्ट्स लॉ से डिस्कस किया था। अभी तो बिल्कुल इजी है, ये आपको कोई करंट कैरिंग कॉइल है, इस करंट कैरिंग कॉइल में हम क्या करेंगे कि देखो यहां पर आपका I इधर से एंटर कर रहा है और आपका जो करंट है ये इधर से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। ओके, अब ऑब्वियस बात है, अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की भी वैल्यू होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कहां निकालनी है, एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर। तो आपको मैं बताया कि मैं बात इसको नहीं करता हूं, तो अगर मैं यहां से सेंटर से यहां तक डिस्टेंस लेता हूं तो मैं इसको r पोजीशन वेक्टर से शो कर देता हूं, इससे r से, या आप इसको कैपिटल R भी ले सकते हैं रेडियस की फॉर्म में भी, बट मैंने यहां पे स्मॉल पोजीशन वेक्टर की टर्म में इसको लिया है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, सेम उसी पैटर्न पे है, कोई हम स्मॉल सेगमेंट इसका LM ले लेंगे यहां से और यहां का, और सपोज करो
यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई। तो ये जो आपका करंट कैरिंग जो स्मॉल एलिमेंट है मैं इसको बोल सकता हूँ IDL। क्या बोल सकता हूँ मैं? IDL करंट कैरिंग एलिमेंट हो चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, देखो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स का हम यूज कर चुके हैं। ये आपका एक्सप्रेशन होता था dB। dB इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जो हमें स्मॉल सेगमेंट जो करंट कैरिंग कंडक्टर का स्मॉल सेगमेंट था उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर। अब एक बात आप देखना, जो आपका LM है, LM ये परपेंडिकुलर है किसके? पोजीशन वेक्टर ऑफ द रेडियस। जो आपका ये है इसकी क्या है? परपेंडिकुलर है आपका LM जो वेक्टर है, जो LM सेगमेंट दिया है ये वाला, ये r के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो एंगल कौन सा हो चुका है? 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल की फॉर्मेशन होगी और जैसे यहाँ पर 90 डिग्री एंगल हमारा आया तो हमने यहाँ क्या किया है? sin 90 रख दिया है। क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL sin 90 बाय r का स्क्वायर। ये सब कुछ हम पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा क्या रहेगा? देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई एज इट इज मैंने नीचे पुट कर दिया है। इसके बाद जो sin 90 था उसकी वैल्यू हमने 1 पुट कर दी है। r स्क्वायर नीचे एज इट इज r स्क्वायर आपका आ चुका है। या तो क्लियर? कुछ भी नहीं है। अब आप आगे चलिए क्या बचेगी आपकी? sin 90 हो चुका है, यानी आपको बची ओनली IDL। तो मैंने यहाँ पर IDL लिख दिया है बाय r का स्क्वायर म्यू नॉट बाय 4 पाई आपकी एज इट इज नीचे अभी वर्किंग में चल रही है। अभी आपका स्मॉल सेगमेंट है LM, हमें कंप्लीट पूरे किसका निकालना है? कॉइल का निकालना है। करंट कैरिंग कॉइल क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो आपका स्मॉल सेगमेंट है, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो आपके कंप्लीट का क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ द B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। कुछ भी नहीं किया, जब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड देने के बाद हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। आप लेफ्ट हैंड साइड में dB को इंटीग्रेट करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या है? ये आपका कांस्टेंट टर्म है, ये बात इसको मैंने बाहर रख दिया है। अंदर बचा हुआ आपका dl, इसको मैंने आपका बोला है कि सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल बोल दिया है किसका? dl का आपके करंट कैरिंग कॉइल का। अब देखो कुछ भी नहीं किया, हमने इसको इंटीग्रेट किया तो इसका जो फार्मूला था दैट इज 2 पाई r पुट कर दिया है। 2 पाई r पुट करने के बाद जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? 2 आ गया, पाई टू पाई कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बच गया? ओनली 2r। 2i तो बचा है और ऊपर क्या है? सेम म्यू नॉट i 2r आपकी वैल्यू आई, किसकी आई है? वैल्यू b की वैल्यू आई है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, यहाँ पर देखो हमने स्मॉल db लेके चले थे। स्मॉल db का मतलब क्या था? db का मतलब क्या था? ये एक स्मॉल अमाउंट हमने निकाला था एक स्मॉल सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। और जब आप स्मॉल सेगमेंट को इंटीग्रेट कर देंगे विद इट्स अपर एंड लोअर लिमिट्स के साथ में तो ये आपका 2 पाई r आपको देगा। 2 पाई r आने के बाद आप जब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे और कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। इस करंट कैरिंग कॉइल के कारण इसके जो सेंटर पर जो कंप्लीट B की वैल्यू आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, दैट इज याद रखना न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प होगी इसकी, दैट इज म्यू नॉट I बाय 2r। अब बोलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसके ऊपर? इसके सेंटर पे। तो मैंने इसको पोजीशन वेक्टर से शो करूंगा, ऑब्वियस बात है यूनिट वेक्टर के साथ में शो करूंगा। तो वेक्टर फॉर्म में जैसे आप इसको लिखोगे, इसको टोटल या कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल एट इट्स सेंटर इन मैग्नेटिक फॉर्म, तो आप यहां पर इसके साथ में r का वेक्टर या यूनिट वेक्टर को भी क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ चुका है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसमें देखो म्यू नॉट I और 2r और म्यू नॉट I 2r यूनिट वेक्टर r की करता हूं तो मैं ये बात को बार-बार कह रहा हूं, ये आपके पास मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है, ये आपका किसमें आ चुका है? वेक्टर फॉर्म में आ चुका है। ये एक्सप्रेशन है, इसका न्यूमेरिकल्स भी कुछ डिस्कस करेंगे, इसको भी आपको देखना है। कोई डाउट हो तो आपको पूछ लेना। बस एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगी, जो ये आपका स्मॉल लेंथ है, जो आपने स्मॉल सेगमेंट लिया है, आपकी जो करंट कैरिंग कॉइल का LM, ये परपेंडिकुलर रहेगा इस वेक्टर के साथ, r के साथ। समझ रहे हो ना? और जिसके कारण यहां पर हम 90 ले देंगे और sin 90 क्या ले लेंगे? 1 sin 90 1 ले लेंगे। ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है किसी के मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर? एक करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टू करंट कैरिंग कॉइल एट इट्स सेंटर।
छोटा सा एक्सप्रेशन था, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। हम डिस्कस कर रहे थे, उससे आगे अब मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्कुलर लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। अभी देखो अपने पास क्या है कि करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है या सर्कुलर लूप है। तो सर्कुलर लूप है जो आपका करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसकी एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। बड़ा ही इजी है। स्टार्टिंग में मैं ग्राफिकली आपको बताऊंगा, अगर ये क्लियर हो जाता है तो फिर बाद में कोई इश्यूज नहीं है। देखो समझो, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं प्रीवियस लेक्चर की बात करूं तो वी हैव डिस्कस्ड दैट ए सर्कुलर लूप दैट कैरिंग ए करंट I and we have find out the value of the magnetic field at the center of that current carrying loop। ठीक है, लूप का डिस्कशन अपना ऑलरेडी हो चुका है। अब आप देखिए ये आपका कोई सर्कुलर लूप है, ओके, एंड यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूँ तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्न्स है। तो हम यहाँ पर ओनली वन सिंगल नंबर ऑफ टर्न को लेके चलेंगे और फिर लास्ट में जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा, उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, चाहे 50 हो, 20 हो, 30 हो, जितने नंबर ऑफ टर्न्स बोला जाएगा उन्हीं से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जो करंट का जो अमाउंट है वो ईच एंड एवरी टर्न, जो आपका हर एक टर्न है, दैट विल बी सेम, वो सेम रहने वाला है इसमें हर एक टर्न में। ठीक है, एक्सियल लाइन में हम बात करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो इट इज योर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एंड देयर इज ए करंट दैट इज I एंड द डायरेक्शन ऑफ I इज आल्सो शोन हियर। ये देखिए आप I की डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन है वो आपकी ये है, ऐसे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव क्लियर अबाउट द प्लेन ऑफ दिस सर्कुलर लूप। जो ये आपका सर्कुलर लूप हमने लिया है, इसके प्लेन को अगर आप कंसेप्ट क्लियर करना है ना, तो इस प्लेन है जो आपका सर्कुलर लूप का प्लेन है, किस वे से इसको अरेंज किया गया है जिसमें इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में देखिए, सपोज करो ये जो व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये जो आपका करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन ऐसे है, ऐसे। जो ये आपका बोर्ड है, इसमें आप इसको इमेजिनेशन करो, ये जो आपका सर्कुलर लूप है, ये ऐसे इस पर हमने अलाइन कर रखा है, पुट कर रखा है। अब एक बात देखिए, अगर मान लो ये आपका लूप है, अगर इस लूप को मैं ऐसे करता हूँ, इसकी पोजीशन को ऐसे एडजस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर जो करंट इनसाइड, जो अंदर की साइड जा रहा है, तो इस टॉप पार्ट पर किधर आएगा? आउटवर्ड आएगा, फिर इधर वापस नीचे जाएगा। तो इस पॉइंट पर जो मैंने डीएल सेगमेंट लिया है, डीएल डैश सेगमेंट लिया है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी से इतना समझो कि जो आपका टॉप सेगमेंट है, जो अपर सेगमेंट है, जिसका लेंथ है डीएल, ये स्मॉल जो लेंथ है डीएल, यहाँ पर अगर मैं करंट की डायरेक्शन की बात करूँ, उसको क्लियर करो। सबसे पहले देखो करंट आपका आउटवर्ड है, ठीक है, और इस पॉइंट पर इनवर्ड है। तो आई थिंक करंट की डायरेक्शन क्लियर है आपको यहाँ पर। अब देखिए आप, O is the center of the circular loop and from the top point to O, जो ये आपकी डिस्टेंस है, इसको आप R ले सकते हैं या A ले सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। मैंने इसको R लिया है, मैंने इसको स्मॉल R लिया है। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर मैंने दो सेगमेंट्स लिए हैं, एक DL और एक DL डैश। The length of both segments are same। इन दोनों सेगमेंट्स की लेंथ है वो सेम है, बट अगर मैं बात पोजीशन की करता हूं तो जस्ट ये आपका डायमीटर है सर्कुलर लूप का, एक डायमीटर टॉप पर लाई करता है, बॉटम पर लाई करता है, ये डिफरेंस है। अदरवाइज द अमाउंट ऑफ करंट जो दोनों सेगमेंट से फ्लो कर रहा है, दैट इज आल्सो सेम, वो भी आपका सेम है। जो DL और DL डैश आपका सेगमेंट है सर्कुलर लूप का, करंट भी सेम है, लेंथ भी सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर करंट भी सेम है और लेंथ भी सेम है, तो यहाँ पर एक्सियल लाइन के पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, दैट विल आल्सो सेम। क्यों भाई? लेंथ सेम, DL एंड DL डैश बोथ आर इक्वल, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, वे दोनों इक्वल
आउट करनी है वो भी सेम रहेगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि डी बी इक्वल टू डी बी डैश लिख दिया है। और डी बी एंड डी बी डैश है क्या, आपके पी पॉइंट पर जो आपकी डी एल फ्रेगमेंट है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है दैट इज डी बी, उसको मैंने डी बी का नाम दिया है। एंड जो आपका बॉटम पार्ट है डी एल डैश सेगमेंट है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है पी पॉइंट आने वाला है उसको मैंने डी बी डैश बोला, बोथ आर इक्वल। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ एंगल का कंसेप्ट। ठीक है, इसको बिल्कुल है ना ध्यान से देखना आपको। अरे यहाँ पर क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको, कुछ आपका डेरिवेशन क्लियर है। देखिए जो ये आपका सर्कुलर लूप है मैंने इसको बताया कि ये करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें ऐसे। अगर मैं बात एक्सियल लाइन की करता हूँ, इमेजिन करना, तो ये मेरे देखो दो लाइन दैट इज फ्रॉम डी एल टू पी एंड डी एल टू पी, इन दोनों के बीच अगर मैं एंगल की बात करता हूँ, देखिए एक ही आपका डी एल का जो सेगमेंट है वो तो है ऐसे, यानी एक तरह से ऐसे है। और ये है जो आपका जो मैंने लिखा है डी एल टू पी लाइन आप ज्वाइन कर रही है, कनेक्ट हो रही है, वो आपकी ऐसे है ऐसे। तो दोनों आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। थीटा विल बी 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा जो होने वाला है वो आपका 90 डिग्री होने वाला है, मैंने लिख दिया है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सिमिलरली आप डी एल डैश कर, जैसे आप डी एल डैश करोगे सेम वही केस बनेगा, जो डायरेक्शन रहेगी वो इनवर्ट रहेगी ऐसे। और जो ये वाली लाइन है जो ज्वाइन कर रही डी एल डैश टू पी दैट विल बी लाइक दिस, लाइक दिस। It will again almost equal to 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया है कि दोनों एंगल आपके 90 डिग्री आपके पास आ चुके हैं। अब इसके बाद देखो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ए स्मॉल सेगमेंट DL हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स का हमने निकाला था, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। यहां पर मैंने r स्क्वायर, आप देखो यहां पर मैंने डिस्टेंस दिया है dl टू p r से शो किया, पोजीशन वेक्टर r से। सिमिलरली dl डैश टू p जो मैंने r पोजीशन वेक्टर से शो किया, दैट्स व्हाई मैंने यहां पर जो आपका r दिया है मैंने a कंसीडर कर लिया है। ओके, तो जस्ट आपका क्या रहेगा, ये जो डिस्टेंस है r का स्क्वायर किया मैंने, तो इसको हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल रूट। कुछ भी नहीं किया मैंने, r स्क्वायर की वैल्यू क्या कर दी, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसका क्या करेंगे हम, या तो एंड रूट कर दो, इसका होल रूट कर दो कंप्लीट का। एक बात और आप यहां पर देखना, एक बात यहां पर बिल्कुल शो हो रही है, सर्किट देता हूं। और जब एक बात अगर आप यहां स्क्वायर से 1/2 रूट करते हो तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर आपका a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बच जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं, इक्वेशन नंबर। ओके, जस्ट हमने बायो-सावर्ट्स लॉ का यूज किया, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया यहां पर। ठीक है, तो हमारे पास एक बात देखो, डीएल सेगमेंट और डीएल डैश दो सेगमेंट्स हैं, इनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई है अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ बोथ विल बी इक्वल। अगर दोनों इक्वल है तो मैं डी बी डैश की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं, भाई डी बी पुट कर सकता हूं। तो अगर दोनों इक्वल है तो जहां पर मैं डी बी डैश की वैल्यू पुट करनी वहां पर डी बी भी पुट कर सकता हूं ना। तो यहां पर आप एक बात देखिए, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म की बात करता हूं तो हमने कुछ भी नहीं किया, इसका वेक्टर प्रोडक्ट कर दिया है, ये आपका डीएल है और जो आपका कैट वेक्टर आएगा दैट इज आर, याद रखना उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी dl क्रॉस r, dl क्रॉस r। अब अगर मैं dl क्रॉस r का आपको डायरेक्शन बताता हूं तो देखो कैसे करेंगे, सपोज करो एक आपका dl है एक आपका r है, dl एंड r। ओके, अगर हम dl और r का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आप डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही, तो जैसे आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो इसकी डायरेक्शन रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगी इसकी dv की, वो आपकी परपेंडिकुलर इनवर्ड आएगी, दैट इज दिस, ये आपकी dv की डायरेक्शन लेगी, जस्ट dv। आपका ये dl सेगमेंट के कारण हम सारा डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन तो dv डैश के कारण मैं डायरेक्शन की बात करता हूं तो यहां पर करंट किधर है, इधर मान लो इधर का आउटवर्ड ऐसे ऐसे था आपका सेगमेंट, ऐसे ऐसे था, ऐसे आउटवर्ड। और जो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो ये सेगमेंट इनवर्ड हो जाएगा। तो डायरेक्शन हमने जस्ट
शो करती है। अब कुछ भी नहीं करना है, कंपोनेंट्स में क्या रिजोल्व कर देंगे। एंगल की बात कर लेंगे क्या, ट्रायंगल आप सपोज करो, मैं इसको नाम देता हूं P एंड Q डाल देता हूं, ठीक है, P डैश Q एंड P की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपका दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ विल बी इक्वल। और अगर ये दोनों आपके इक्वल हो रहे हैं, अगर ये दोनों आपके इक्वल है, तो इसके बाद जब मैंने इसको जैसे कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया है, तो कंपोनेंट्स में रिजोल्व आप ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। जो आपका एंगल थीटा है, जिस सरफेस के कांटेक्ट के साथ में जिसके साथ थीटा एंगल बना रहा हो, तो वो कंपोनेंट आ जाएगा। तो यहां पर आपका थीटा है, ये आपका dp है, तो ये आपका बन चुका है dp cos थीटा। बिल्कुल परपेंडिकुलर चले जाओ, dp sin थीटा। सिमिलरली इधर रिजोल्व में कोई आपका एंगल थीटा के साथ बन रहा है, तो dp डैश cos थीटा, और इधर आ जाओ dp sin थीटा। यहां तक क्लियर है। जस्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल एंड एक्सियल लाइन निकाला था, वहां पर हमने सेम ऐसे कंपोनेंट्स पे रिजोल्व किया था। इसमें कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कंपोनेंट्स में आप 11th में खूब इजीली खूब ब्रीफली पढ़ चुके हैं कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड करते हैं। जिस भी वेक्टर के साथ जो आपका एंगल होता है वो आपका कंपोनेंट कोस में चला जाता है, उसके परपेंडिकुलर साइन में चला जाता है। अब यहाँ पर एक बात बिल्कुल देखो क्लियर है, यहाँ पर जो ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों कंपोनेंट्स हैं dp डैश cos थीटा एंड dp cos थीटा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, अपोजिट डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में। तो dp cos थीटा एंड dp डैश cos थीटा विल कैंसिल टू ईच अदर, ये दोनों तो कैंसिल हो चुके हैं। तो अब आपके पास जो रिजल्टेंट कंपोनेंट बचे हैं, दैट इज dp sin थीटा एंड dp डैश sin थीटा। dp sin थीटा और dp डैश sin थीटा ये आपके पास रिजल्टेंट कंपोनेंट बचे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम पॉइंट P की बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल काम है दैट इज dp sin थीटा, या आप बोल सकते हैं dp डैश sin थीटा। देखो अब बहुत इजी होने वाला है सब कुछ। देखिए dp sin थीटा और dp डैश sin थीटा दोनों देखो आपके इसी डायरेक्शन में, एक आपका dp sin थीटा, दूसरा आपका dp डैश sin थीटा है। अब एक बात बताइए, ये जो dp एंड dp डैश है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमें ऑलरेडी पता है एक स्मॉल सेगमेंट dl एंड dl डैश के कारण है, और हमें निकालना है पूरे सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पूरे सर्कुलर लूप के कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पूरे सर्कुलर लूप के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल सेगमेंट का इंटीग्रेट कर देंगे, स्मॉल सेगमेंट को इंटीग्रेट कर देंगे, जिसके कारण हमारे पास कंप्लीट सर्कुलर लूप की वैल्यू आ जाएगी, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो ये है कि सर अगर हम यहाँ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देखो dB एंड dB डैश sin थीटा है, और हमें ऑलरेडी पता है क्या, हमें पता है dB इज इक्वल टू dB डैश, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट की मैं बात करता हूँ दैट शुड बी dB एंड dB डैश बराबर है तो 2 dB sin थीटा, ये होना चाहिए। अगर मैं रिजल्टेंट की बात करता हूँ एट पॉइंट P, तो देखो dB sin थीटा एंड dB sin डैश sin थीटा एक ही डायरेक्शन में है, तो अगर ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, 2 dB होना चाहिए ना, नहीं होगा 2 dB sin थीटा। गलती करते हैं बच्चे मैक्सिमम इस पॉइंट पर आके 2 dB sin थीटा कर देते हैं, जबकि ये 2 dB sin थीटा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखो P पॉइंट पर हमें, मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, आपका जो करंट कैरी सर्कुलर लूप है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। ओके, हमने एक सेगमेंट या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, एक स्मॉल सेगमेंट को इंटीग्रेट कर देंगे, कंप्लीट लूप का जाएगा, कंप्लीट लूप का जाएगा। तो हम दोनों ये सेगमेंट और ये सेगमेंट दोनों को नहीं लेंगे, हम सिर्फ इन दोनों में से एक सेगमेंट को लेंगे और उस एक सेगमेंट को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये लो यहाँ पर, तो देखो मैंने क्या किया है, इसे dB sin थीटा को, आपका dB और dB डैश बोथ आर इक्वल, तो मैंने dB sin थीटा को इंटीग्रेट कर दिया है। इंटीग्रेट किया मैंने dB की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई I
आइडियल आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने एज डी लिख दी है। अब अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ तो साइन थीटा आपके यहाँ से आया है ए बाई आर स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आपको पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर निकालने के जो कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर आपके आउट क्या आ चुके हैं, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, अब ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना 3/2 आ जाएगा ना। ओके, सब कुछ कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, हमने सबको बाहर रख दिया ये देखो, और ओनली हमें यहाँ रखा है सिर्फ dl। अब dl को इंटीग्रेट कर देंगे, और dl को जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट सर्कमफ्रेंस हो गया। सर्कमफ्रेंस की फार्मूला क्या होता है 2 पाई r, r की जगह हमने क्या ले रखा है a की वैल्यू जैसे आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ सोल्व करना है आपको, नीचे ऐड हो गया है तो यहाँ पर आपका i a और ये 2 पाई a हो चुका है, a एंड a का क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। तो म्यू नॉट i a का स्क्वायर डिवाइड बाय, अब उसका क्या होता है, ये होता है 2 पाई टू पाई कैंसिल, तो 2 आपका आउट हो चुका है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 एज इट इज, यहां तक क्लियर आपका, ठीक है। अब देखिए इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स, ये आपका जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ये फाइनल एक्सप्रेशन किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। ये जो आपका करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है उसके लिए ये फाइनल एक्सप्रेशन आपका आ चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर यहाँ पर 50 बोला है तो 50 नंबर ऑफ टर्न्स के लिए निकाल देंगे, क्योंकि आपको पता है हर एक टर्म में जो करंट का अमाउंट है वो सेम है। 20 बोलते हैं तो 20 के लिए फाइंड आउट कर देंगे, अगर 100 बोलते हैं तो आप यहाँ पर n 100 ले लेंगे, यानी कहने का मतलब ये जो n है दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स, ये n आपकी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर कंप्लीट की बात करते हैं, पूरे सर्कुलर लूप की बात करते हैं तो हम इसको कैपिटल n से शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जस्ट क्या किया है, अगर आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, कंप्लीट लूप की अगर बात कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं किया है, दैट v will be equal to म्यू नॉट n i a स्क्वायर, और जो नीचे का टर्म है 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। आई थिंक ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, इसको बिल्कुल क्लियरली आपको समझना है। किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है पॉइंट P, इट मींस एक्सियल लाइन पर, उसको हमने इजीली डिस्कस कर दिया है। नंबर मैं भी कह रहा हूं, स्टार्टिंग में हमने यहां से इसको केस को लेके चले गए करंट कैरिंग लूप को, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स डिसाइडेड नहीं थे, हमने सिर्फ वन सिंगल नंबर ऑफ टर्न को लेके चले थे, और यहां पर dl और dl डैश दो सेगमेंट्स लिए थे हमने करंट कैरिंग लूप के, और इंडिविजुअली दोनों के कारण ड्यू टू dl एंड dl डैश हमने p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट किया, ठीक है। ये आपका ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। नंबर ऑफ टर्न्स का मैं फिर कह रहा हूं, अभी कोई डिस्कशन नहीं है, जो आपका स्पेशल केस बनेगा यहाँ पर आपका नंबर ऑफ टर्न्स का डिस्कशन होगा, ठीक है। अगर मैं बात डायरेक्शन की करता हूं तो आपको राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट